गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका पीजी फाउंडेशन क्लासेज में। हमारा कक्षा 10th का टॉपिक चल रहा था रियल नंबर, और आज उसको ही कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा, आप क्लास देख रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, और देखते जाइए। आपको कहीं और क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कंप्लीट आपको संपूर्ण सिलेबस पूरे एक एक क्वेश्चन के साथ कराऊंगा। तो आप उसको कंटिन्यू देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और मैं आपको वादा करता हूँ इस चीज़ का कि आपके मैथ्स में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इस नोट्सों से बाहर जाएगा, है ना। तो हम चलते हैं आगे, इस प्रश्नावली को ही आगे बढ़ाते हैं। कल कई चीज़ें सीखी थी, उसके बाद में अब आगे चलते हैं। तो मैंने बताया था कि इसमें से आना क्या 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 है। एक तो वो आपको पता होगा कि क्या क्या आना है। तो एक तो हमने पढ़ा था कि इसमें अपरिमेय संख्याओं को पूछेगा कि निम्न में से ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है। राइट, ये पूछेगा कि √2 सिद्ध करो कि √2 अपरिमेय है या नहीं है। एक तो ये वाले क्वेश्चन पूछेगा। एक मैंने कहा था कि HCF वाला पूछेगा, HCF या एलसीएम निकलवाएगा आपसे। और एक पूछेगा शांत अशांत वाला। राइट, शांत है या अशांत है। ये 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको कल बताए थे कि इन क्वेश्चनों से आएंगे, और छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। और एक बड़ा क्वेश्चन बनता तो यही बनता है कि निम्न में से दी गई संख्या अपरिमेय है तो सिद्ध कीजिए है या नहीं है, उसे हमें सिद्ध करके बताना है ना। और अब प्रश्नावली के कुछ उदाहरण और कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम करेंगे इसको, चीज़ों को, क्वेश्चन। और बेटा अभी फिर वापस मैं रिवाइज करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके नोट्सों से, ये क्लासों से बाहर जाएगा। मैं ये वादे के साथ कहता हूँ। तो आप घबराइए नहीं है, और आप करते चाहिए टाइम से टाइम इसको। तो आइए अब क्वेश्चनों पर चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदाहरण है कि संख्याएं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां एक प्राकृत संख्या है, और जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। अब मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये करता हूं बेटा, चलो शून्य पे समाप्त होता है, मुझे ये बता दो कि शून्य बनता कब है। राइट, ये जीरो आता कब है। तो आंसर आ जाएगा इसका भी कि सर जीरो जब बनता है, अगर वो चीजें अवेलेबल है क्वेश्चन में, तो आंसर जीरो पे समाप्त होगा, वरना नहीं होगा। देखो मैं पहले इस बात को समझा देता हूं कि जीरो कैसे बनता है। देखो बेटा, ये मस्ट है कि 2 × 5 करोगे तो ही आपके 10 आएगा, और ये अंक संख्या शून्य पे समाप्त होगी, वरना ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 और 5 के अलावा जो जीरो पे समाप्त कर दे। राइट, यानी ये अभाज्य प्राइम फैक्टर है 2 और 5, जो सिर्फ और सिर्फ जीरो बनाते हैं। राइट, तो यही हमको क्वेश्चन में देखना है, क्या 2 और 5 बन रहे हैं क्या। अगर बन रहे हैं तो वो जीरो पे समाप्त होगा, वरना नहीं होगा। अब ऐसा क्वेश्चन ये ले लो, चाहे 1000 टाइप के क्वेश्चन ले लो, हमें तो टारगेट यही होना चाहिए 2 और 5 उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। राइट, अब आप कहोगे सर 2 और 5 के अलावा मान लो 25 और 2, इससे ये भी तो बना रहे हैं आपके जीरो। 25 दूं 50, सर इसमें भी तो जीरो आ गया। देखो बेटा, फिर वही बात आ गई कि अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं हमने टॉपिक में भी यही करा था, प्राइम फैक्टराइजेशन की, है ना। तो अब इसमें भी 2 ही 5 है, देखो इसको फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड 5 × 5 × 2, तो बेटा इसमें भी तो 2 ही 5 आया है। 2 ही 5 आया है, उसी के बदौलत से ये क्या बना है, जीरो बनाए। राइट, तो पहली बात हमें यह ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए क्वेश्चन में, अगर वो बोल रहा है कि जीरो पर समाप्त होगा, तो बेटा ये फिक्स है कि उसमें 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड जरूर मिलेगा। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो वो संख्या जीरो पे समाप्त नहीं होगी। राइट, तो देखो इसको भी कैसे करना है, समझो आगे। अब ये समझ आ गया कि जीरो कब बनता है। जब जीरो तभी बनेगा जब 2 और 5 का प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड उस संख्या में मिलेगा। तो अब ये कह रहा है कि 4 की पावर n ले लो, 4 की पावर n, क्या 4 की पावर n में 2 और 5 है। हाँ सर, देखो कितना कितना क्या है सर, 2 की इंटू 2 कर दो, इसकी पावर n कर दूं। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, 2 की पावर 2 करके मैं n कर दूं, 4 की पावर n। सर 2 तो है लेकिन 5 नजर नहीं आ रहा है। सर 2 तो है लेकिन
5 नजर नहीं आ रहा है, राइट। और ये इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा तो 2 की पावर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और 2 की पावर 2n हो गया, राइट। 4 की पावर n बराबर 2 की पावर 2n हो गया। तो बेटा ये किस रूल से हुआ, मान लो a की पावर n और उसकी पावर m है, तो ये आपने पढ़ा होगा कि a की पावर n m हो जाती है ना। तो देखो 2 गुणा n करा तो 2n हो गया, राइट। तो देखो इसमें बेटा आपको क्या नजर आ रहा है, इसमें क्या नजर आ रहा है कि इसमें ये नजर आ रहा है कि सर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो ये क्या है, 0 पे खत्म होगा? नहीं बेटा, कोई सा भी नंबर आप ले लो इसमें, कोई सा भी। अब देखो सर कैसे आप कहोगे, कैसे चेक कर लो। देखो 4 की पावर n है ना, n का मान ले लेते हैं हम 1 से, 1 2 कितना भी लेना चाहो आप ले लो। तो 4 की पावर 1 करा तो 4 आ गया, 4 की पावर 2 करा तो कितना आ गया, 16 आ गया, 4 की पावर 3 करा तो 64 आ गया। क्या इस प्रकार करते जाओ आप, कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगा, यानी 0 पे समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि उसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 0 बनाने वाला उसका साथी था 5, वो 5 नहीं आ रहा है। इसलिए कभी भी अगर आपसे बोला जाए कि ये नंबर क्या 0 पे समाप्त होगा, तो बेटा एक ही याद रखना है कि क्या ये 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड बना रहा है या नहीं बना रहा है, राइट। तो क्या लिखोगे इसमें, इतना लिखने के बाद में आप लिख दोगे कि अतः 4 की पावर n में 5 का 5 से, ऐसे लिख दो, या 5 से विभाजित विभाजित नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, राइट। अब देखो बेटा, आप कहोगे विभाजित लिख दिया आपने तो फैक्टर की बात कर रहे तो बेटा एक ही तो बात है, अगर फैक्टर होगा तो 5 से डिवाइड भी होगा, राइट। या फिर इसको इसी टाइप से लिख सकते हो, ये 2 और 5 से इसके, अतः दूसरी अगर लिखना चाहो इसी भाषा में, बेटा अपनी लैंग्वेज लिखना बेटर होता है ना। तो लिख सकते हो अतः 4 की पावर n में 5 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, राइट। सर 2 का तो है लेकिन 5 का नहीं है, तो ये भी आप सेकंड वो दे सकते हो, इसका रीजन फर्स्ट तो ये हो ही गया कि 4 की पावर n में 5 से विभाजित नहीं हो रहा है, अतः ये संख्या अतः ये जो 4 की पावर n है वो शून्य पे समाप्त नहीं होगी, राइट। इसी प्रकार से दूसरा भी कह सकते तो हे, अगर इसी में 2 इंटू 5 बन जाता, 2 इंटू 5 बन जाता तो 100% में ये नंबर 0 पे समाप्त होता ही होता। तो बेटा एक ही बात ध्यान रखनी है, छोटा सा क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, यस या नो में, हाँ या नो में भी आ सकता है कि आपको दे दिया, आपको चलो इसी में मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं, चलो आपको दे दिया 6 की पावर n, क्या यह 0 पे समाप्त होगा या नहीं होगा? सिंपल सी बात है, दी गई इसका फैक्टर कर लेंगे, 6 का फैक्टर करेंगे, 2 और 3 आ रहा है, सर 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, 3 से कोई मतलब नहीं है हमें, सिर्फ वही नंबर से मतलब है 2 और 5 से, बाकी का कोई सा नंबर आओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। 8 की पावर n ले लो, ये भी 0 पे समाप्त नहीं होगा क्योंकि इसमें तो 2 ही 2 आ रहा है ना। अगर 10 ले लेते हैं और इसकी पावर n ले, तो इसको तो वैसे ऑलरेडी दिख भी रहा है 0, लेकिन 2 इंटू 5 आ रहा है इसमें, तो इसलिए ये क्या है, 0 पे समाप्त होगी। 25 ले लो, 25 में 5 आ रहा है लेकिन क्या नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, इसलिए वो 2 0 पे समाप्त वो भी नहीं होगा, है ना। तो बेटा कितने भी क्वेश्चन बना सकता है, बस यहाँ पे 4 की पावर n दिया, एग्जाम में 6 की पावर n देखने को मिल सकता है, 8 की पावर n देखने को मिल सकता है। तो बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है माइंड में कि अगर कोई भी गुणनखंड 2 इंटू 5 बना रहा है तो वो 0 पे समाप्त होगा, वरना नहीं होगा, राइट। क्लियर है, तो इसको नोट कर लो, मैंने ये उदाहरण भी दे दिया आपको, है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर कि 4 की पावर n, ये मैंने बता ही दिया कि कैसे बना, 2 की पावर n पे कैसा चलेगा या 2n। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ये लो,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मैंने कहा दो गुणनखंड विधि है इसमें, एक तो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो हमारे सिलेबस से हटा दी गई है, लेकिन उसका थोड़ा सा पार्ट आपको आना चाहिए, तो वो मैं आपको कल बता चुका कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। क्यों एग्जामिनर है बेटा कुछ भी दे दे, कोई पता नहीं रहता, अगर वहाँ कहे कि सर ये तो था ही नहीं, तो उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन तो आना चाहिए, क्योंकि पहले तो ये चैप्टर में था ये, लेकिन अब हटा दिया गया लास्ट ईयर जब 30% सिलेबस कम कर रहा था, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन तो आपने नॉर्मली छठी सातवीं से करते आ रहे हो, अभाज्य गुणनखंड प्राइफैक्टराइजेशन, तो इसको समझते हैं। देखो 6 और 20 का, देखो 6 और 20 के तो हम बचपन में ऐसे करते आ रहे थे कि 6 का गुणनखंड निकालो, सबसे पहले भाग दिया 2 का, तो 2 तिया 6, फिर कितने दिया 3 का 1 आ गया, और इसको जब तक नहीं छोड़ते थे तब तक नीचे 1 नहीं आ जाता था, राइट, यही होता था, है ना। तो देखो 6 का क्या बन गया, 2 इंटू 3 बन गया, राइट। इसी प्रकार 20 का निकाल लेते हैं, और अब तो आप समझदार हो गए खुद भी, ऐसे नहीं निकाल के डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 2 का भाग दिया 10 बार गया, 2 का दिया 5 बार गया, और लास्ट में 5 बचा तो 1 आ गया। तो इसका कितना बन गया 20 का, 20 का बन गया 2 इंटू 5। इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, अगर किसी संख्या रिपीट हो रही है तो उसको मैं घात में भेज देता हूं, 2 की पावर 2 इंटू 5, राइट। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ, एचसीएफ, राइट। देखो बेटा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, महत्व समाप्रवृत्त हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो इसमें क्या करना है बेटा, इसमें मिनिमम घात लेनी है, दोनों में से मिनिमम। तो 2 की, देखो यहाँ के 2 की घात कितनी है, 1 है, 1 है ना, ये भी 1 है, राइट। तो कम से कम इसमें तो सर 2 है और यहाँ पे 1 है, तो कॉमन सिर्फ हमारा क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। बचपन में ऐसे करते थे, ऐसे कॉमन बनाते थे, है ना, तो और एचसीएफ में वही लेते थे जो कॉमन बन जाता था, राइट। तो कितना बना 2, सर 2 की घात 2 नहीं लेना है, इसमें 2 की घात जो लेनी है वो कम से कम है और दोनों में अवेलेबल है, तो 2 की पावर 1 इसमें भी है और इसमें भी है, राइट। अगला नंबर, क्या 3 इसमें है, हाँ, लेकिन इसमें नहीं है तो 3 को नहीं लेंगे। 1 ही 2 था तो 1 2 ले लिया। क्या 5 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है तो 5 को भी नहीं लेंगे। तो एचसीएफ कितना आ गया इसका, ये आ गया एचसीएफ 2 आ गया, राइट। अब एलसीएम पे चलते हैं। अब एलसीएम चलो देखो, एलसीएम को देखो एचसीएफ से डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, है ना, और डायरेक्टली भी निकालना बताऊंगा, और आप जैसे निकालना आ रहे हो निकालते हुए वो भी देख लेते हैं एक बार, है ना। तो 6 और 20 का, 2 का दिया, 2 तिया 6, फिर 10, 2 का दिया 3 5, 3 का दिया 1 5, और 5 का दिया 1 1। मैंने कहा था जब तक नहीं रुकना है तब तक 1 1 नहीं आ जाए। तो इसका एलसीएम फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना हो गया, 15 दूनी 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 आ गया, राइट, 30 दूनी 60 आ गया। तो ये हो गया हमारा एलसीएम, ये तो हमारा था पहले से ही, राइट, इतना तो हम जानते थे, इतना ये हमने कर लिया। अब इससे निकाले, अगर एचसीएफ से एलसीएम निकाले तो कैसे निकालेंगे, देखो हमेशा ध्यान रखना है हाईएस्ट पावर उठानी है, हाईएस्ट पावर उठानी है। तो देखो इससे मैं निकालता हूं एलसीएम, इधर देखना। तो बेटा बताओ दोनों में सबसे ज्यादा पावर किसकी, 2 की पावर 2 की, राइट। तो 2 की पावर 2 को ले लिया, ओके। इसके बाद में वो नंबर भी लेने हैं जो दोनों में कॉमन नहीं है ना। क्या 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 3 को भी ले लो। क्या 5 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है तो 5 को भी ले लो। अब इनको मल्टीप्लाई कर, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 तिया 12 और 12 पंजो 60। क्या दोनों से सेम आ गया, आ गया। तो देखो एलसीएम निकाल के एलसीएम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये वाला काम करें हम, है ना, और हम करना भी मत, है ना। अगर आपको यहाँ से आ जाता है समझ में तो बेटर है कि यहाँ से निकालना डायरेक्टली, है ना। तो कैसे निकालोगे इसमें, देखो हाईएस्ट पावर को उठानी है, हाईएस्ट पावर को उठानी है, वो उठा ली। उसके बाद में कौन कौन सा नंबर बच रहा है वो देखो जो दोनों में कॉमन नहीं है।
3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 3 उतार लिया, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है 5 उतार लिया, राइट। और इन सबको मल्टीप्लाई करा 60 आ गया। दूसरा तरीका और जो हम इसमें अब पढ़ेंगे, ये तो हमारे छोटी क्लासों का था, है ना, और ये हमारा एचसीएफ निकालने के बाद एलसीएम का था। अब देखो प्रॉपर्टी है क्या है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखो क्या लिख दिया, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकता हूं, एलसीएम इंटू एच सी एफ बराबर ए इंटू बी। देखो बेटा ए इंटू बी क्या है, कोई दो नंबर है, राइट, ठीक है। और ये सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड होता है, 3 नंबर के लिए मत बना देना, एक्स्ट्रा दिमाग लगा के एच सी एफ इंटू एलसीएम इंटू ए बी इंटू सी बना दो, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है ना। अब इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी है कि एलसीएम इंटू एच सी एफ दो संख्याओं का गुणनफल। तो देखो क्वेश्चन 3 बनेंगे, इसमें 3 कैसे बनेंगे, या तो 2 नंबर दे देगा वो, है ना, और एचसीएफ दे देगा तो एलसीएम पूछ लेगा, या एलसीएम दे देगा तो एचसीएफ पूछ लेगा, या किसी से दोनों में से एक नंबर दे देगा और एचसीएफ एलसीएम दे देगा, तो हमें दूसरा नंबर याद करना है। और अभी करेंगे हम उस चीज को भी। देखो पहले तो इसको प्रूफ कर लेते हैं, क्या दोनों सही है क्या। एलसीएम कितना है, एलसीएम है अपना 60, एलसीएम है अपना 60, ओके। एचसीएफ कितना है 2, ठीक है। पहला नंबर कितना है 6 और दूसरा नंबर कितना है 20, तो 60 दूनी 120 और 6 दूनी 12, ये भी क्या हो गए 120, हो गया प्रूफ, है ना। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझ लो इसको, ये प्रॉपर्टी समझ लो, आप जो समझना चाहे इसे 3 स्टार दे दो, राइट, है ना। तो एच एलसीएम इंटू एचसीएम इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल या ए इंटू बी, जो भी याद रखना चाहो, हिंदी में इंग्लिश में जो भी है, मैथमेटिकल में, है ना। मैंने प्रूफ भी करके बता दिया कि कैसे है। तो आपको एग्जाम में सिर्फ इतना पार्ट करना है, ये वाला पार्ट भी नहीं करना है। एग्जाम में आप यहां से करना शुरू करोगे, ये कर दोगे, और अगर आगे पूछता है तो यहां से करना शुरू कर दोगे, राइट। अगर आपको नहीं आ रहा ये चीजें डायरेक्टली, तो ये रफ कॉपी में साइड में कर सकते हो या बैक पीछे वाले पन्ने में कर सकते हो, राइट। 6 का ये हो गया, 6 का कर लिया, 2 इंटू 3 20 का ये हो गया। फिर एचसीएफ के लिए मिनिमम पावर लेनी है, कम से कम पावर होगी उसको उठाना है, एलसीएम के लिए अधिकतम पावर को उठाना है। अगर एक निकल जाए एचसीएफ, तो मैंने डायरेक्टली बताया कि वो काम नहीं कर लेगा, सीधा एलसीएम निकालना है। कैसे निकालोगे, हाईएस्ट पावर ले लोगे, और वो पावर वो मल्टीप्लाई भी लेना है जो दोनों में कॉमन नहीं है। तो 3 इसमें था लेकिन इसमें नहीं है, उसको ले लिया। 5 इसमें था लेकिन इसमें नहीं है, उसको ले लिया, राइट। डायरेक्टली हमारा एलसीएम आ गया। और फिर एक क्वेश्चन यहां से ये बन जाएगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। मैं आपको इसी पे एक क्वेश्चन करा भी देता हूं, राइट। तो देखिए कर लीजिए एक क्वेश्चन, है ना, कि ये हो जाएगा, मान लो मैंने दे दिया आपको एलसीएम दे दिया, तो एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दो नहीं 20 ले लो, है ना। एलसीएम दे दिया मान लो 5, है ना। ये दे दिया, एक नंबर दे दिया, एक नंबर दे दिया कोई सा भी, है ना। एक नंबर मैंने दे दिया आपको 25, है ना। तो दूसरा नंबर यानी बी ज्ञात करो। ये तो मैंने सीधा मैथमेटिकल में लिखा है, वो कह देगा कि निम्न का एलसीएम 20 है, एचसीएफ 5 है, तो एक नंबर अगर 25 है तो दूसरा नंबर ज्ञात करो, राइट। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, है ना। ए इंटू बी वो देगा नहीं, दो संख्याओं का ही बात करेगा, मैंने ए इंटू बी लिख दिया। एलसीएम कितना 20 और एचसीएफ 5, तो ए कितना 25 है और बी कितना है। पक्षांतरण करना आता है, डायरेक्ट काट दो, 25 एकम 25, 5 एकम 5, 5 एकम 25, तो 5 एकम 5, 5 चौकू 20, तो बी का मान कितना आ गया, बी का मान आ गया 4, यानी वो नंबर कितना है हमारा 4 है, राइट, है ना। इस प्रकार हमें क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
2 नंबर हो गया, 3 नंबर पे चलते हैं, राइट। देखो, अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले इसने एचसीएफ के लिए बोला है, फिर एलसीएम के लिए बात कर रहा है, तो पहले एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं, है ना। तो मैंने वही तरीका बताया, 96 है ना, 96 है, उसको ऐसे फैक्टराइज कर लो। अगर डायरेक्टली नहीं आ रहा तो 2 का दिया 4 8, फिर 2 का दिया 24, फिर 2 का दिया 12, फिर 2 का दिया 6, फिर 2 का दिया 3, और फिर 3 का दिया 1, राइट। अगला 404 है, 404 में दे लो बेटा, 2 का दिया 2 दूनी 4 और 0, 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया 0 1 0। अब 101 में किसका भाग जाता है, 101 में भाग दो, 3 का जाता है, क्या देखा, 3 तिया 9, 1 बच गया, 11 इधर को, 3 का नहीं जा रहा, 2 का नहीं गया तो फिर 3 का भी नहीं जाया, 2 का नहीं जा रहा तो 4 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं गया तो ये फिक्स है 6 का नहीं जाएगा। फिर अगला देखो, पहले 2 का दिया 101 में, है ना, 101 में 2 का दिया तो 2 का तो जा ही नहीं रहा, 3 का दिया, 3 तिया 9, हासिल की 1, फिर 11 बच गए, 11 में 3 का नहीं जाता, अगर 2 का नहीं गया तो 4 का वैसे नहीं जाएगा, क्यों, 2 का ही तो मल्टीपल है, राइट। फिर 3 का नहीं गया तो अगला देखो, 4 के बाद में 5 का आता है, तो 5 दूनी 10, 5 का नहीं जा रहा, है ना। फिर 6 का वैसे नहीं जाएगा, 2 का 3 का नहीं गया तो 6 का क्यों जाएगा, तो 6 कैसे बन रहे, 2 इंटू 3 करने से तो 6 बन रहे, राइट, 6 का नहीं जाएगा। फिर 7 का देखो, 7 एकम 7, 3 बच गए 31, 7 का नहीं जा रहा, 8 का वैसे नहीं जाएगा अगर 2 का नहीं गया तो, है ना। फिर 9 का भी नहीं जाएगा, क्यों, 3 का नहीं गया तो 9 क्यों जाएगा। फिर 10 का तो जाएगा ही नहीं, 11 का देखो, 11 9 99, 11 का नहीं जा रहा, ओके। फिर 12 का ऐसे नहीं जाएगा, 13 का देखो, 13 एकम 13, 13 7 91, तो 13 का नहीं जाएगा, ओके। 14 का 2 और 7 का नहीं गया तो 14 का क्यों जाएगा, ओके। और उसका बाद उसमें देखो, इसके बाद में 15 का नहीं जाएगा, 16 का नहीं जाएगा, 17 का देखो, 17 का भाग देके देखो 101 में, भाग दो, अरे भाग दो 17 का 101 में, तो भाग दो, दो रे भाग दो, तो दे तो सही, क्या आ रहा है, आ रहा है क्या कुछ, बताओ। क्या आपको लग रहा है 101 का किसी नंबर में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो किसका दे लो फिर लास्ट में 101 का, एक बार गया, ओके। अब चलो बना लेते फैक्टर, 96 को क्या लिख देते हैं, 96 को लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने हैं, 1 2 3 4 5 2 हैं, और लास्ट में क्या है, 3 है, ठीक है। और 404 को लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 101। देखो बेटा, चेक तो करना पड़ेगा, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये तो आपको चेक करना ही पड़ेगा। अब कौन कौन सा जोड़ा बन रहा है, इसको अगर थोड़ा सा इधर करके लेते हैं तो 2 की पावर कितनी हो गई है, 5, है ना, और 1 हो गई 3, ठीक है। और ये हो गई 2 की पावर 2 इंटू 101। तो एचसीएफ की बात की अपनी, मैंने कहा एचसीएफ मिनिमम पावर होगी, 2 की पावर 5 है ज़्यादा तो, और 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 ही लेंगे, बाकी की कॉमन नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। तो कितना एचसीएफ आ गया, 4 आ गया, पहली बात आ गई, एचसीएफ 4 आ गया। अब ये कह रहा है कि एचसीएफ से क्या ज्ञात करो, एलसीएम, राइट। कर सकते हैं इससे डायरेक्टली, लेकिन इसका फॉर्मूला यूज ले लेते हैं। देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इज इक्वल टू ए इंटू बी। हमें एलसीएम ज्ञात करना है, एच सी एफ कितना, 4, एलसीएम ए कितना है 96, बी कितना है 404, ठीक है। एलसीएम देखो बेटा, जो गुणा में होता है जो दूसरी संख्या के किस में चला जाता है, भाग में,
LCM 4 से काट दो 96 और ये हो गया 101, मल्टीप्लाई करो 96 कम 96 और 96 कम 96, ये आ जाएगा। तो देखो बेटा, हमने एलसीएम के लिए वो नहीं करा, इसने बोला जैसे ही करा है ना कि पहले एचसीएफ निकाला, उसके बाद में बोला कि एचसीएफ के बाद एलसीएम निकालो, तो हमने सीधा सीधा अपना जो फॉर्मूला था उसको यूज ले लिया है ना, ये वाला। ओके, और भाग देने की रही बात, भाग देने की मैंने कहा कि अगर 2 का नहीं जा रहा तो 4 का वैसे नहीं जाएगा, फिर 6 का नहीं जाएगा, फिर 8 का नहीं जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, बार बार वहां पे दे के टाइम बर्बाद नहीं करना है, राइट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 6 और 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो, तो पहले 2 नंबरों का था, अब 3 नंबरों का आ गया है ना, तो वही 6 का कर लो। अब 6 का तो आपको देखो वैसे आ गया होगा, डायरेक्ट भी करना, अगर आपको नहीं आ रहा है फिलहाल तो कोई बात नहीं है, कर लेते हैं। 6 का देखो, 2 का दिया, 2 दिया 6, 3 का दिया 1, उसके बाद 72 का, 2 का दिया 36, 2 का दिया 18, 2 का दिया 9, 9 में 2 का नहीं जाता, 3 का जा रहा है, 3 दिया 9 और 3 में 3 का दिया 1। अगला है 120, 2 का दो 60 दूनी 120, 2 का दो 30, 2 का दो 15, अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का चल जाएगा 5, और फिर लास्ट में 5 का चल जाएगा 1। मैंने कहा था बेटा जब तक 1 1 नहीं आ जाता है तब तक उसको देते रहना है ना। तो अब देखिए, इनको उसी प्राइम फैक्टराइजेशन में ले लीजिए, है ना। देखो, 6 को क्या लिख सकते हैं हम, जो आया वही लिखेंगे, 2 इंटू 3। 72 को 2 3 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर लास्ट में क्या है 3 इंटू 3, ठीक है। और 120 को 2 इंटू 2 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब इनके जोड़े बना लो, जोड़े बनाना बहुत जरूरी है ना, तो जोड़े बना लो। ये फिर इनको थोड़ा सा और आगे लिखना चाहो तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, इसको लिख दो 2 की पावर 3 है इंटू 3 की पावर 2। जब आपको साफ साफ दिख जाएगा कि कौन सी उच्चतम घात है, 2 की पावर 3, 3 इंटू 5। देखो, मैंने कहा कि एचसीएफ में तो मिनिमम घातें लेनी है, तो बताओ कम से कम घात कौन सी है, एचसीएफ निकाल देते हैं। इसमें देखो 2 की पावर 1 ही है, ये 3 आएगा, ये 3 आएगा, और ये 2 की पावर कितनी थी, ओके, तो 2 की पावर 1 है मिनिमम, तो वही लेनी है। 2 की पावर 3 है लेकिन वो उसमें नहीं है ना, तो 2 की पावर 1 ही लेनी है। 3 पे चलो, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 ही लेना है। ओके, अब 5 यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ भी नहीं है, 5 यहाँ भी है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। बेटा एचसीएफ वो होता है, मिनिमम लिस्ट नंबर होता है, वो कम से कम नंबर जो सब में डिवाइड करा जाए। अब 6 का भाग देख के देख लो, सब में चला जाएगा, 6 1 कम 6, 5 खानी 72, 6 का उसमें चले जाएगा, 30 6 120, राइट। वो नंबर होता है जो सबसे डिवाइड कर जाए और वो कम से कम नंबर होता है, राइट। तो एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया, है ना। तो इसमें क्या पूछा, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब एलसीएम ज्ञात कर लो। एलसीएम के लिए मैंने 2 तरीके बताए, या तो फिर आप पूरा का एक साथ निकालो जैसे बचपन पे निकालते आ रहे थे, अगर एक साथ नहीं निकालना चाहते हो तो इसको निकालो, इनको यहां से उठा लो इसी से, तो सीधा सीधा। और 3 के लिए वो विधि मान्य होगी नहीं, जो आप अगर लगाना चाह रहे होंगे आपके मन में आया होगा कि सर एच सी एफ इंटू एलसीएम इजिकल टू ए इंटू बी इंटू सी कर दो। बेटा ये तो होती है, बराबर होती नहीं है, इसको काट देंगे, ऐसा नहीं होता। ये तो माइंड में आपके बैठना ही चाहिए कि 3 संख्याओं के लिए ये बात वैलिड नहीं है, सिर्फ 2 संख्याओं के लिए है, राइट। अगला देखिए,
अब कैसे निकालेंगे? इससे, इसी से निकालते हैं डायरेक्टली। आ जाओ, LC, देखो 2 तरीके बता दिए, निकाल दो तुम उससे भी सकते हो, लेकिन अपन इससे ही निकालते हैं, राइट। इसी से कैसे निकालोगे? अब उच्चतम घात को देखनी है, क्या देखनी है? उच्चतम घात। उच्चतम घात कौन कौन सी है? 2 की पावर मैक्सिमम पावर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है। 2 के बाद 3 के बाद देखो 3 की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। अधिकतम घात 3 की कितनी हो गई? फिर मैंने कहा कि वो नंबर भी लेना है जो सब में कॉमन नहीं है, तो 2 और 3 का खत्म हो गया, 2 और 3 का खत्म हो गया, तो क्या बचा? 5 बचा। ये लो बेटा, चुटकियों में आ जाएंगे, इजी पीजी है बिल्कुल एकदम, है ना। अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में CC लिख दो, है ना। देखो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। कैसे होता है देखो बेटा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। और 3 की पावर 2 9, और फिर 5। आगे गुणा करो, दोनों को आगे गुणा कर लो। 9 8 72 इंटू 5, 5 दूनी 10, और आंसर की 1, 7 5 35 और 1 36, 360। एलसीएम कितना आ गया इसका? 360। ओके, तो ये हमें याद रखना है। फिर से एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं आपको कि एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर लेनी है, तो मैक्सिमम पावर कितनी आ गई? 3, यानी सारी 2 की पावर 3 इंक्लूड हो गया। इसके बाद में 3 की मैक्सिमम पावर 2 थी, तो 3 की पावर 2 आ गई, और जो नंबर में इनकी सिंगल में भी है उसको भी उठा लो, सिंगल वालों को भी। जरूरी होता है ना, जरूरी थोड़ी है हर किसी का जोड़ा बने, राइट। तो एलसीएम में सिंगल को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन और है इसका, तो लास्ट क्वेश्चन उदाहरण करा देता हूँ इसके बाद में। हाँ, लास्ट क्वेश्चन क्या है? उदाहरण 4 थे, हो गए। ये आपको खुद को करने हैं, है ना। इनमें से कोई सा भी नंबर उठाना और इनका आंसर करने हैं। अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताना कि सर ये इसको वापस आप रिपीट करा दो, तो मैं करा दूंगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बोलिए कि यहाँ पे कंटिन्यू क्लास चल रही है। मैं जल्दी आपके लिए साइंस की क्लास लेके आएंगे, इंग्लिश की सर लेके आएंगे, तो आपको तीनों सब्जेक्ट की कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको PG फाउंडेशन क्लासेज पे तीनों मिल जाएंगी, और ऐप पे भी आपको तीनों क्लासेज मिलेंगी, है ना। और एज वेल एज मिलेंगे, ऐप पे बिल्कुल नोट्स भी मिलेंगे आपको, एज ए टीच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, डेस्क वर्क के सॉल्यूशन मिलेंगे, और RD शर्मा जो भी कितनी बुक हैं उनके सबको जो कितना कंटेंट बेस्ट बनता है वो हम आपको निकाल के देंगे। कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है और कोई गाइड खरीदने की नहीं है। हम आपको जितना उन गाइड्सों से निकाल के जो मेन कंटेंट है वो देंगे। प्रीवियस ईयर के कम से कम 5 साल के क्वेश्चन सोल्व करा देंगे, जिससे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा बेटा जो आप कर ना पाओ, है ना। और हमेशा रिकॉर्ड रहा है 100/100 का, तो मैक्सिमम 100/100 का है। और हम सोच रहे हैं जो बच्चे अच्छे से अच्छी परसेंटेज लाएगा उनके लिए कुछ अवार्ड देने की, तो अब जल्दी अनाउंस कर देंगे। जो हमारे बच्चे होंगे एडमिशन के, और हमारे ऑनलाइन के हो या ऑफलाइन के हो, तो उनके लिए हम अच्छा सा एक लैपटॉप या टैबलेट जिसकी भी सोच रहे हैं हम उसको जल्दी अनाउंस करेंगे। तो उसके लिए भी आप रेडी रहना और अपनी परसेंटेज अच्छी बनाना। धन्यवाद, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।